महबूबा 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 महबूबा। शोले एक ऐतिहासिक फिल्म का संक्षिप्त परिचय। शोले 1975 एक क्लासिक हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन रमेश सिप्पी ने किया है और संगीत आर डी बर्मन ने दिया है। फिल्म की कहानी जय यानी अमिताभ बच्चन और वीरू यानी धर्मेंद्र नाम के दो दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्हें ठाकुर बलदेव सिंह यानी संजीव कुमार गब्बर सिंह यानी अमजद खान से बदला लेने के लिए नियुक्त करता है। इसमें बसंती यानी हेमा मालिनी और राधा यानी जया भादुरी भी अहम भूमिकाओं में है। शोले फिल्म में हर कलाकार ने ऐसे दमदार संवाद बोले जो एक से बढ़कर एक थे और आज भी लोगों के दिलों और जुबान पर राज करते हैं। जैसे गब्बर यानी अमजद खान, कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी। वीरू यानी धर्मेंद्र, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सांभा। बसंती मुझे बेफिजूल बात करने की आदत तो है नहीं। चलना है तो बोलो चलना है, अरे भाई हमको तो चलना नहीं है। चलना है तो ठीक। तो आइए शुरू करते हैं फिल्म शोले की कहानी की एक झलक। फिल्म की शुरुआत एक मालगाड़ी ट्रेन से होती है जिसमें ठाकुर बलदेव सिंह यानी कि संजीव कुमार जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है, जय यानी कि अमिताभ बच्चन और वीरू यानी धर्मेंद्र को हथकड़ी लगाकर ले जा रहे होते हैं। रास्ते में डकैत ट्रेन पर हमला कर देते हैं। जय और वीरू हथकड़ी खोलने को कहते हैं ताकि वे डकैतों से लड़ने में मदद कर सके। थानेदार साहब अभी भी वक्त है, सोच लीजिए। मजबूर होकर ठाकुर उन्हें आजाद कर देता है। दोनों बहादुरी से डकैतों का मुकाबला करते हैं और लड़कर ट्रेन को लूटने से बचा लेते हैं, लेकिन ठाकुर घायल हो जाता है। वीरू भागने को कहता है मगर जय सिक्का उछालता है, हेड आता है और वे घायल पुलिस इंस्पेक्टर के पास ही रुक जाते हैं। कुछ समय बाद ठाकुर पुलिस की नौकरी से रिटायरमेंट के बाद ठाकुर गब्बर सिंह से बदला लेने के लिए जय और वीरू को ढूंढता है। पुलिस बताती है कि वे घुमंतु हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं होता। सफर के दौरान जय वीरू मस्ती भरा गीत गाते हैं जो उनकी दोस्ती और बेफिक्री को दर्शाता है। उन दोनों पर 2000 का इनाम है। वे खुद ही सुरमा भोपाली से मिलकर जेल चले जाते हैं और कहते हैं इनाम जब मिलेगा तो सजा पूरी होने के बाद आधा आधा बांट लेंगे। जय और वीरू की जेल की सजा पूरी होने पर ठाकुर जेल के बाहर उनका इंतजार करता है और उनसे कहता है कि वे कुख्यात डाकू गब्बर सिंह को पकड़ने में उनकी मदद करे, जिस पर 50,000 का इनाम घोषित है। गब्बर पर पहले से ही 50,000 का इनाम था, लेकिन ठाकुर जीवित पकड़ने पर 20,000 रुपए अतिरिक्त देने का वादा करता है और ठाकुर उन्हें अपने घर का पता देकर चला जाता है। अगले दिन जय और वीरू ठाकुर का साथ देने का फैसला करते हैं और ट्रेन से उतरकर बसंती के तांगे के पास जाकर रामगढ़ जाने के लिए बसंती से पूछते हैं। हाँ बाबूजी, कहाँ जाओगे? बेलापुर, नामपुर, फतेहगढ़, रामगढ़, कहाँ जाना है बोलो? देखो मुझे बेफिजूल की बात करने की आदत तो है नहीं, इसलिए पहले से बोल देना अच्छा है। बेलापुर का 2 रुपया और रामगढ़ का 1.5 रुपया। इसमें झिकझिक मत करना। बसंती जो बोल गए सो बोल गए। हाँ। वीरू बसंती से बात करते हुए जाता है। बातचीत के बाद जय वीरू बसंती के तांगे से रामगढ़ पहुंचते हैं, जहां ठाकुर उन्हें गेस्ट हाउस में ठहराता है। वहीं उनकी मुलाकात राधा यानी जया भादुरी से होती है, जो विधवा है। एक दिन बसंती की मौसी उसे कच्चे आम लाने के लिए कहती है। जब बसंती आम तोड़ने में नाकाम रहती है तो वीरू अपनी पिस्तौल निकालकर निशाना लगाता है और आम गिरा देता है। बसंती हैरानी होकर पूछती है, आपका निशाना तो बहुत तेज है। वीरू मुस्कुराकर जवाब देता है, अच्छे से अच्छे निशानेबाज हमसे सीखने के लिए हमारे पैर पकड़ते हैं। बसंती शरारत से मुस्कुराते हुए पिस्तौल चलाने की जिद करती है। वीरू उसे सिखाने लगता है, लेकिन संतुलन बिगड़ने से दोनों गिर जाते हैं। इस पर बसंती कहती है, यूं कि हम सीख तो रहे थे गोली चलाना, लेकिन अब हमें दाल में कुछ काला लग रहा। वीरू चौंक कर पूछता है, दाल? काली दाल? मैं समझा नहीं। इस पर बसंती कहती है, तुम शहर के लोग सोचते हो कि गांव वालों को अकल नहीं होती, लेकिन बसंती तुम जैसों को तांगे में बिठाकर गांव के 4 चक्कर लगाकर स्टेशन तक छोड़। गब्बर के आदमी गांव में अनाज लेने आते हैं, लेकिन जय और वीरू उन्हें भगा देते हैं। गब्बर गुस्से में पूछता है कितने आदमी थे? कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी। डरते हुए जवाब मिलता है, 2 सरदार। गब्बर चिल्लाता है, स्वर के बच्चों, तुम 3 और वो सिर्फ 2, फिर भी खाली हाथ लौट आए। फिर सामा से पूछता है, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना? गब्बर हंसते हुए कहता है, 50,000? और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 को दूर जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है, बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। फिर गब्बर गुस्से में तीनों डाकुओं की ओर देखता है और कहता है, और ये 3 हरामजादे, ये गब्बर सिंह का नाम
गुस्से में गब्बर तीनों डाकुओं को सजा देने का फैसला करता है। वह पिस्तौल घुमाते हुए एक एक पर ट्रिगर दबाता है। पहले 2 बच जाते हैं। तीसरे से पूछता है, तेरा क्या होगा कालिया? कालिया गिड़गिड़ाता है, सरदार मैंने आपका नमक खाया है। मैंने आपका नमक खाया सरदार। गब्बर कहता है, अब गोली खा। गब्बर तीसरे आदमी कालिया को गोली मारता है। तीसरा भी बच जाता है। फिर गब्बर कहता है, ये भी बच गया साला। फिर वह हंसने लगता है। उसके साथ सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तीनों को गोली मारने के बाद कहता है, जो डर गया समझो मर गया। उधर गांव में होली का त्योहार मनाया जा रहा है। होली के दिन दिल खिल जाते हैं रंगों में रंग। होली पर गब्बर के आदमी रामगढ़ पर हमला कर देते हैं। जय वीरू बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन गोलियां खत्म हो जाती हैं। गब्बर उन्हें घेर कर मजाक उड़ाता है। गब्बर जोर से हंसते हुए कहता है, रामगढ़ वासियों झांक कर देखो, क्या ये 2 जियाले आए थे तुम्हें गब्बर से बचाने? निकल गई सारी हेगड़ी इनकी। वीरू ठाकुर से बंदूक उठाने को कहता है, लेकिन वह नहीं उठाता, जिससे वीरू निराश हो जाता है। गब्बर धमकाता है, लेकिन जय चालाकी से गुलाल उसकी आंखों में झोंक देता है। अफरा तफरी में जय वीरू बंदूकें उठाकर डाकुओं को खदेड़ देते हैं। गुस्से में वीरू ठाकुर को बुजदिल कहता है। तब ठाकुर कहता है, मैंने बंदूक क्यों नहीं उठाई, इसका कारण बताता हूँ। बहुत पहले की बात है। अपनी पुलिस ड्यूटी के दौरान मैंने बहादुर से लड़ते हुए गब्बर को पकड़ा था। उसे 20 साल की सजा हुई। जाते हुए उसने बदला लेने की धमकी दी और कहा, तुझे याद रखूंगा। ठाकुर कहता है, 20 साल जेल में रहने के बाद सब भूल जाओगे गब्बर? गब्बर कहता है, दुनिया की किसी जेल की दीवार इतनी पक्की नहीं जो गब्बर को 20 साल जेल में रख सके। और जिस दिन भाग निकला ना, तो बहुत पछताओगे ठाकुर। कुछ समय बाद वह जेल से भाग निकला और मेरे परिवार को मार डाला। इसके बाद मैं बदला लेने गया, पर गब्बर ने मुझे पकड़ लिया। उसने कहा, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। मैंने इनकार किया तो उसने तलवार से मेरे हाथ काट दिए। जैसे ही ठाकुर कहानी पूरी करता है, वह अपना कंबल नीचे गिरा देता है। गांव के सभी लोग यह देखकर सन्न रह जाते हैं कि ठाकुर के दोनों हाथ कटे हुए हैं। इसके बाद ठाकुर वहां से चला जाता है। अगले दिन जयवीरू ठाकुर को पैसे लौटाते हुए कहते हैं, अब हम बिना पैसों के ही गब्बर को मार कर ही लाएंगे। लेकिन ठाकुर सख्ती से कहता है, नहीं, मैंने उसे जिंदा पकड़ने के लिए कहा था। इस बीच पुलिस भी गब्बर की तलाश में होती है। तभी ठाकुर का आदमी खबर लाता है कि पीपरे में बंजारे रुके हैं और हीरा भी वहीं है। ठाकुर समझ जाता है कि हीरा गब्बर को हथियार सप्लाई करता है, तो गब्बर वहां जरूर आएगा। वह रणनीति बनाते हुए कहता है, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। इसी दौरान बंजारों की महफिल सजती है। महबूबा महबूबा। जय और वीरू गब्बर पर हमला करते हैं और गब्बर का आधे से ज्यादा हथियार खत्म कर देते हैं। लेकिन इस झड़प में जय घायल हो जाता है। जब वे ठाकुर के घर आते हैं तो जया दौड़कर उसकी ओर बढ़ती है और वह मन ही मन जय को चाहने लगी है। लेकिन जब वह ठाकुर को देखती है तो रुक जाती है। रामगढ़ में रहते हुए गांव वाले जय और वीरू को पसंद करने लगे थे। जय को ठाकुर की विधवा बहू राधा यानी कि जया बहादुरी और वीरू को गांव में तांगा चलाने वाली बसंती यानी हेमा मालिनी से प्यार हो जाता है। जय और वीरू पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। बसंती पैदल मंदिर जाती ही दिखती है। वीरू हंसकर पूछता है, आज पैदल? तुम्हारी धन्नो क्या तांगे के साथ भाग गई? बसंती कहती है, सोमवार की पूजा से अच्छा वर मिलता है। वह मंदिर में प्रार्थना करने लगती है। तभी अचानक एक आवाज गूंजती है, हमने तुम्हारे लिए वर खोज लिया है कन्या। बसंती चौंक कर पीछे मुड़ती है। हल्की झिझक उसके चेहरे पर झलकती है। तभी फिर से आवाज आती है, चुप रहो कन्या, अगर हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो सारी उम्र कुंवारी रहोगी। जय बसंती का हाथ पकड़कर वीरू के पास ले जाता है। वीरू ही मूर्ति के पीछे से बोल रहा था। बसंती गुस्से में अच्छा कहकर चली जाती है। वीरू उसे मनाने के लिए गाना गाने लगता है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी वीरू जय को बसंती का रिश्ता लेकर मौसी के पास भेजता है। जय मौसी से बात करता है, लेकिन मौसी चिंतित होकर सवाल पूछती है, लड़के का खानदान, लक्षण और कमाई क्या है? जय वीरू का पक्ष लेते हुए कहता है कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। ठीक कहते हो बेटा, जुआरी वो, शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं। पर मौसी वीरू की बुरी आदतों, जुआ, शराब और गाने वाली के पास जाने की बात सुनकर रिश्ता ठुकरा देती है। वीरू गुस्से में पानी की टंकी पर चढ़कर जान देने की धमकी देता है। सब डर जाते हैं और आखिर में मौसी शादी के लिए तैयार हो जाती है। वीरू खुश होकर टंकी से उतरते हुए कहता है, मौसी भी तैयार, बसंती भी तैयार। मौसी भी तैयार है, बसंती भी तैयार है, इसलिए मरना कैंसल। रामगढ़ गांव का एक लड़का अहमद शहर जाता है तो गब्बर के आदमी उसे मार देते हैं। इसके बाद जय और वीरू नीचे लेट जाते हैं और मरने का नाटक करते हैं। वे एक कागज पर संदेश लिखकर
अपने ऊपर रख देते हैं, जिसमें लिखा था, गब्बर तुम एक को मारोगे तो हम 4 को मारेंगे। जब गब्बर के आदमी कागज पढ़ते हैं तो जय और वीरू मौके का फायदा उठाकर उन सबको मार देते हैं। बचा हुआ एक आदमी संदेश लेकर गब्बर के पास जाता है। गब्बर संदेश पढ़कर कहता है, अब आएगा मजा। बहुत दिनों के बाद कोई गब्बर को टक्कर देने वाला मिला है। अब रामगढ़ का एक एक आदमी मारा जाएगा। राधा आती है तो जय को देखकर शर्मा कर घर के अंदर चली जाती है। उनका नौकर कहता है, ये पहले बहुत शरारती थी। बहुत समय पहले होली के दिन मैं ठाकुर के साथ इनके गांव गया था। फिर वह बताता है कि जया भागकर टांगे के पीछे दौड़ रही थी और होली का रंग उड़ा रही थी। होली है भाई, होली है। होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है, होली है भाई, होली है। सारे रंग डालेगी तो जय एक पल के लिए अतीत की रंगीन यादों में खो जाता है। ठाकुर जय और राधा को देखकर राधा के पिता से दोनों की शादी की बात करता है। राधा के पिता कहते हैं, जैसा आप ठीक समझे। जय भी वीरू से अपना घर बसाने की बात करता है। तभी वीरू को याद आता है कि बसंती ने तालाब के पास मिलने के लिए बुलाया है। लेकिन जब बसंती तालाब पर वीरू का इंतजार कर रही होती है तो गब्बर के आदमी आ जाते हैं। बसंती भागकर अपनी घोड़ी धन्नो से कहती है, चल धन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। चल। वीरू भी उनका पीछा करता है, लेकिन गब्बर के आदमी धन्नो और वीरू को पकड़कर गब्बर के पास ले जाते हैं। गब्बर वीरू से कहता है, आज आया है उठ पहाड़ के नीचे। गब्बर बसंती के नाचने के लिए कहता है। वीरू गब्बर से गुस्से में कहता है, तुम जैसा कमीना मैंने जिंदगी में नहीं देखा। गब्बर हंसकर कहता है, और देखोगे भी नहीं। फिर गब्बर बसंती से कहता है, अगर अपने यार की जिंदगी चाहती हो तो 2-4 ठुमके हमें भी दिखा दो। वीरू जोर से चिल्लाता है, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सांभा। गब्बर बसंती से कहता है, जब तक तेरे पांव चलेंगे तब तक तेरे यार की सांसें चलेगी। मजबूर होकर बसंती नाचने लगती है। नाचते समय गब्बर के आदमी बोतल फेंक फेंक कर तोड़ते हैं और बसंती टूटे कांच पर नाचती है। तभी जय आकर सांबा को गोली मार देता है अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। और गब्बर से कहता है, अपने आदमियों से कह दो कि हथियार डाल दें। गब्बर सिंह, अपने आदमियों से कह दो कि अपनी बंदूकें फेंक दें। गब्बर के आदमी हथियार डाल देते हैं। जय पिस्तौल से वीरू की रस्सी काट देता है और वीरू बंदूक उठाकर बसंती को लेकर घोड़े से भाग जाता है। जय भी भाग जाता है। गब्बर गुस्से में अपने आदमियों से कहता है, जाओ इनका पीछा करो, खाली हाथ मत लौटना कमीनों। गब्बर के आदमी पीछा करते हुए अचानक वार करते हैं। जय को गोली लग जाती है, लेकिन वीरू को इसका पता नहीं चलता। तीनों एक पहाड़ी में छिपकर गोली चलाने लगते हैं। जय वीरू से कहता है, वीरू तुम बसंती को लेकर जाओ, हमारे पास गोलियां बहुत कम है, मैं इन्हें रोकूंगा। वीरू जय को साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जय सिक्का उछालता है। हेड आता है, जिससे वीरू को मजबूरी में जय की बात माननी पड़ती है। इसके बाद जय बहादुरी से गब्बर के आदमियों को मारता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और गब्बर के आदमी उस पर लगातार गोलियां बरसाते हैं और जय बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी वीरू बसंती को घर छोड़कर वापस आता है और जय को घायल अवस्था में देखकर स्तन रह जाता है। जय मुस्कुराते हुए कहता है, एक दुख रहेगा मुझे, मैं तेरे बच्चों को कहानियां नहीं सुना पाऊंगा। गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वीरू नीचे बैठकर जय को अपनी गोद में भरकर जोर जोर से रोने लगता है। तूने ये क्या किया, बेवफा बन गया, वादा तोड़ के चल दिया इस तरह, राह में तू मुझे पीछे छोड़ के। आगे तू निकल गया, साथी तू बदल गया। जय धीरे धीरे दम तोड़ देता है। राधा भी ठाकुर से लिपटकर रोने लगती है। वीरू जय के हाथ में सिक्का देखता है। वह सिक्का अपने हाथ में लेकर दोनों तरफ से गौर से देखता है और हैरान रह जाता है। सिक्के के दोनों ओर हेड बना हुआ है। वीरू की आंख में आंसू आ जाते हैं और दर्द भरी आवाज में कहता है, जय तूने मेरी जान बचाने के लिए इतना बड़ा धोखा दिया। फिर गुस्से से वीरू जोर से कहता है, मैं भी तेरे खून की कसम खाकर कहता हूँ, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। वीरू खड़ा होकर गुस्से में चिल्लाता है, गब्बर सिंह आ रहा हूं मैं। वीरू घोड़े पर सवार होकर गब्बर की गुफा की ओर बढ़ता है। रास्ते में वह गब्बर के सभी आदमियों को एक एक करके मार गिराता है। आखिर में सिर्फ गब्बर ही बचता है। वीरू गब्बर को मारने ही वाला होता है कि तभी ठाकुर आ जाता है और कहता है, छोड़ दो इसे। वीरू गुस्से में कहता है, नहीं, इस कमीने ने मेरे दोस्त की जान ली है। ठाकुर वीरू को समझाते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारे दोस्त ने ही वादा किया था कि इसे जिंदा ही पकड़कर मुझे सौंपेंगे। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख एक साथ छलक उठते हैं।
मानो दिल में कोई गहरी चोट लगी हो, और कहता है अगर ये वादा मैंने किया होता तो इसे तोड़ देता। वीरू गुस्से को काबू में रखकर गब्बर को छोड़ देता है। गब्बर हंसते हुए ठाकुर से कहता है, तू क्या लड़ेगा मुझसे ठाकुर, तेरे तो हाथ काट कर फेंक। ठाकुर ठंडे स्वर में जवाब देता है, सांप को हाथ से नहीं पैरों से कुचला जाता है। इसके बाद ठाकुर अपने जूते की नुकीली कीलों से गब्बर को बुरी तरह घायल कर देता है और उसके दोनों हाथ तोड़ देता है। तभी पुलिस आकर गब्बर को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद गांव में जय का अंतिम संस्कार किया जाता है। उसकी चिता जलती है और राधा अकेली रह जाती है। वीरू ठाकुर से विदा लेने आता है और कहता है, अच्छा ठाकुर मैं चलता हूँ। ठाकुर भावुक हो जाता है, तुम्हारे दुख बांट तो नहीं सकता पर समझ सकता हूँ। इसके बाद वीरू अपने गांव के लिए ट्रेन में चढ़ जाता है। अंदर देखते ही उसे बसंती दिखाई देती है जो उसका इंतजार कर रही होती है। वीरू उसे देखकर खुश हो जाता है और दोनों गले लग जाते हैं। ट्रेन धुएं के साथ आगे बढ़ जाती है। कहानी समाप्त हो जाती है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।